Good morning friends. Today we are going to learn EVS. Open page number 120. Write today's date and day. Now today we are going to learn chapter number 20. Natural phenomenons means प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Nature controls the occurrence of night and day, the coming and going to the seasons on earth, the phases of the moon, etc. Such phenomena are called natural phenomenon. So those occurrences which are controlled by nature are called natural phenomenon. ठीक है. तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे कि दिन रात होना और मौसमों का, पृथ्वी पर मौसमों का बदलना, है ना, मौसमों का आना जाना, और जो मून होता है उसका घटना बढ़ना. तो ये सभी क्या होती हैं, ये घटनाएं प्रकृति के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं. तो इस प्रकार की घटनाओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक घटनाएं, है ना, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नेचुरल फिनोमेनन. तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये सभी प्रकृति के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं. चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. ऑकरेंस ऑफ नाइट एंड डे, दिन और रात का होना, है ना. हैव यू एवर enjoyed a ride on a merry-go-round? If you have not, do go and enjoy yourself. At the same time, look out at the people standing on the ground. You will notice that it will appear as if they are moving, but in actual fact, you are the one who is moving. In a similar manner, through we see the sun and the moon moving across the sky. It is the earth which is actually moving. क्या आपने कभी ये जो इस प्रकार का झूला होता है इसे मैरी गो राउंड कहते हैं, इसमें कभी आपने बैठकर इसका मज़ा लिया है? यदि नहीं लिया है तो इसमें बैठकर देखेंगे कि इसमें आपको पता चलेगा कि जब आप इसमें घूमते हैं ना, और घूमते समय जब आप ग्राउंड में खड़े हुए लोगों को देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि वो लोग मूव कर रहे हैं, है ना, बट एक्चुअल में क्या होता है कि आप घूम रहे होते हैं. इसी प्रकार से हमें क्या लगता है कि सूर्य और चंद्रमा जो है स्काई में घूम रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है कि अर्थ मूव कर रही है, पृथ्वी घूम रही है. ठीक है. Earlier people thought that the earth was the center of the universe because they thought the sun, the moon and all the heavenly bodies moved around the earth. In 1632, Galileo published a book in which he openly stated that the earth was moving around the sun. तो पहले के लोग क्या समझते थे कि पृथ्वी जो है सेंटर में है, ब्रह्मांड में पृथ्वी सेंटर में है और सन और मून और जो भी खगोलीय पिंड हैं ये सभी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं. पर 1632 में गैलीलियो जो थे उन्होंने अपनी बुक में यह खुले रूप से यह बात कही कि पृथ्वी जो है वह घूम रही है सूर्य के चारों तरफ. ही वॉज पुट इन प्रिजन फॉर सेइंग सो, बट गैलीलियो वॉज द एबल टू प्रूव ही वॉज राइट बिकॉज हिज अप्रोच वॉज अ साइंटिफिक अप्रोच. इट वॉज गैलीलियो हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप. विथ द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप he could see the heavenly objects better, and his observation and conclusions proves to be correct.
तो ये जो गैलीलियो थे, जब उन्होंने इस प्रकार की बात कही तो उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। परंतु गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने अपनी बात को साबित किया, साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से उन्हें अपनी बात को साबित किया। और इसके माध्यम से वो इस निष्कर्ष पर निकले कि वो जो कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ये करेक्ट है ना। तो इस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया था। Actually, the Earth rotates on the axis. As the Earth rotates, half of it is exposed to the sun and half is not. Light from the sun falls on one half of the spinning Earth. This half has day. The other half has night. As the Earth spins, we move through the light into the darkness and the black again. This makes day and night. Half of the earth is always in the light and half of the earth is always in dark. The earth is always spinning, and so the occurrence of night and day continues. One completely rotation of the earth takes 24 hours, so one day also has 24 hours. वास्तव में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ तो घूमती ही है, साथ ही अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर भी घूमती है। और जब इसका एक हिस्सा सूर्य की तरफ आता है तो वहाँ पर दिन होता है, और जो आधा हिस्सा जो सूर्य के अपोजिट साइड होगा तो वहाँ पर डार्कनेस रहेगी, अंधेरा रहेगा। तो इस प्रकार से दिन और रात जो है ये हमेशा होते रहते हैं। और पृथ्वी को एक राउंड कंप्लीट करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। और इसी कारण से एक दिन जो होता है वो कितने घंटों का होता है? 24 आवर्स। ठीक है। फिर हम आते हैं सीजन्स, जो मौसम होते हैं। ऑकरेंस ऑफ सीजन्स इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस प्रोड्यूसिंग नाइट एंड डे। इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि सूर्य पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर मूव करती है, एक्सिस पर घूमती है, तो उससे क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर तो घूम ही रही है, साथ ही वह सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर बताया गया है। जब यहाँ पृथ्वी ये पास में है इसके तो समर है, और जब दूर जाने लगती है तो विंटर सीज़न आता है, और इसी प्रकार से ऑटम और स्प्रिंग सीज़न भी आते हैं। ऑर्बिट दैट रिक्वायर्स अबाउट 365 और 1/4 days टू कंप्लीट। मतलब सूर्य पृथ्वी जो है ये एक पूरा चक्कर लगाने में कितने दिन लगाती है? 365 डेज, है ना, पूरे इसमें कंप्लीट करती है। तो द अर्थ स्पिन एक्सिस टू टिल्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट प्लेन। और क्या होती है? पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई होती है। This is what causes the season. When the Earth's axis point towards the sun, it is summer for the hemisphere. When the Earth's axis points away, it is winter. In between, we have autumn and spring. ठीक है। The monsoon season, falling of snow, formation of the rainbow, etc. are all natural phenomena. The wonder of nature. ठीक है। तो सीज़नों, मानसून का सीज़न, बर्फ़ का गिरना, फॉलिंग ऑफ स्नो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का बनना, ये सभी क्या है? प्राकृतिक घटनाएं हैं और प्रकृति का एक चमत्कार है। Many poets have admired the beauties nature offers. Have written lovely poems. Artists and photographers have captured its beauty in picture.
Surely nature is gently and kind. It supports the existence of life on earth. However, some natural occurrence like volcanic eruption, earthquakes, thunderstorms, hurricanes, tornadoes, avalanche, and tsunami etc. can cause a lot of damage. तो जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति के बारे में खूब अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं, और जो कलाकार होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, वो अपनी पिक्चर्स के द्वारा भी अपने प्रकृति के, नेचर के ब्यूटी को प्रदर्शित करते हैं। प्रकृति हालांकि बहुत ही कोमल और दयालु है, परंतु कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी में कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनसे बहुत अधिक नुकसान होता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, है ना, और कई प्रकार के बवंडर और हिमस्खलन, ये कई प्रकार की ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिनके कारण बहुत अधिक नुकसान होता है। कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, अर्थ में, अर्थ के अंदर क्या क्या, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है पृथ्वी। इट मे सेम लाइक द अर्थ इज मेड अप ऑफ वन बिग सॉलिड रॉक, बट इट्स रियली मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर्स लाइक एन अनियन विच आर constantly moving. Look at the picture below to see the four main layers of the earth: the crust, mantle, आउटर कोर एंड इनर कोर। आप यहाँ देखेंगे कि पृथ्वी जो होती है, देखने में तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी ठोस चट्टान की तरह हो, परंतु ये इसके अंदर क्या होती है, प्याज जो देखी होगी उसके ही तरह, प्याज के जैसे ही पृथ्वी में भी कुछ लेयर होती हैं। इसमें देखेंगे आप, सबसे जो आउटर लेयर है इसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट। फिर इसके बाद आती है मेंटल, फिर आती है ये लिक्विड आउटर कोर, और अंदर होती है सॉलिड इनर कोर। तो ये इसकी पृथ्वी की लेयर्स होती हैं 4। फिर हम देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब ये पृथ्वी की सतह के अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं, इन्हें नाम दिया गया है टेक्टोनिक प्लेट्स। द टेक्टोनिक प्लेट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रस्ट एंड द आउटर मेंटल, ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फेयर। देखिए ये जो बता रहे हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं ये किसका कॉम्बिनेशन होती हैं, क्रस्ट और आउटर मेंटल, ये दो जो पृथ्वी की लेयर हैं इनका कॉम्बिनेशन होती हैं ये प्लेट, और इन्हें क्या कहा जाता है, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इसे कहा जाता है। दिस प्लेट्स मूव वेरी स्लोली अराउंड द कपल ऑफ इंच a year. The place where the plates touch each other is called a fault. When the plates move and the boundaries bump up against each other and earthquakes occurs. ये प्लेट्स जो होती हैं बहुत ही स्लोली मूव करती हैं, जैसे कि एक साल में ये 2 इंच इतना धीरे ये मूव करती हैं। तो ऐसी ये प्लेट्स जब आपस में टच हो जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, फॉल्ट। और ये कैसे होता है कि जो बाउंड्री होती है, दोनों प्लेट्स की जो बाउंड्री होती है जब आपस में टकराती है तो वही भूकंप का कारण बनती है। द इनर कोर इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एट ओवर 5000 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ अबाउट अ हॉट एज द सरफेस ऑफ द सन। जो पृथ्वी की इनर कोर होती है, जो अंदर वाली लेयर है, वो बहुत अधिक गर्म होती है, लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, जो कि सूर्य के सरफेस के बराबर होता है। फिर हम देखते हैं वॉल्केनोस,
है ना। तो ज्वालामुखी विस्फोट, ये पिक्चर आपको बताई गई है वॉल्केनोस की। अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग ऑन द प्लैनेट्स सरफेस दैट अलाउज हॉट मैग्मा, volcanic ash and gases or to escapes from below to the surface. It is a landform, usually a mountain, where molten rock erupts through the surface of the planet. तो वॉल्केनो जो होते हैं ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं? प्लैनेट्स की ओपन खुली सतह पर होते हैं और इसमें क्या होता है? गर्म मैग्मा होता है, वॉल्केनिक ऐश होती है, कई प्रकार की गैसें होती हैं और ये पृथ्वी की सतह के नीचे होती हैं, है ना। और इसमें ये प्लैनेट के सरफेस से चट्टानों के रूप में बाहर आती हैं, ठीक है। जस्ट अंडरनीथ द अर्थ्स क्रस्ट इज अ लेयर कॉल्ड द मेंटल। दिस इज मेड ऑफ plates that are always moving. Sometimes when the plates separated, heat is generated and causes a mantle to melt into magma. The magma comes up through the cracks between the plates. It is spread out, cools down and becomes rock again. The solid magma stays beneath द अर्थ सरफेस। तो क्या होता है कि जो क्रस्ट होती है, लेयर, वो पृथ्वी की सतह के नीचे की सतह होती है और उसमें ये हमेशा मूव करती रहती हैं, है ना। जब ये एक दूसरे से दूर होती हैं तो जो मेंटल होता है वो मेल्ट होकर मैग्मा में चेंज हो जाता है और यदि कुछ भी जो आपकी क्रिस्टल है उसमें यदि कोई क्रैक है तो ये बाहर सतह पर आकर फैल जाता है और फिर ठंडा हो जाता है और फिर इससे वापस इससे चट्टानों में ये बदल जाता है। द सॉलिड मैग्मा स्टेज बीनीथ स्टेज, और ये पृथ्वी के सरफेस पर मैग्मा जो होता है सॉलिड होकर फैल जाता है। समटाइम्स अंडर अ वॉल्केनो द प्लेट्स collide. When that happens, one plate can slide under the other. This also causes the mantle underneath to melt. The magma pushes upward, melting more rock. The hot magma collects under the surface of the earth. If the pressure is high enough, a rock or a crack open in the crust, the magma flows out a lava. This is how a volcano erupts. तो क्या होता है कि ये जो कुछ ज्वालामुखी की अंदर नीचे जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? कोलाइड होती हैं और इनके कारण ये जब एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं तो इसके कारण क्या होता है, जो मेंटल है वो मेल्ट होने लगता है नीचे की तरफ और ये मैग्मा ऊपर की तरफ धक्का मारता है ना। जो पिघला हुआ रॉक होता है वो ऊपर की तरफ पुश करता है और इससे यदि प्रेशर बहुत तेज़ है, बहुत हाई प्रेशर है और कुछ जो क्रस्ट है वो थोड़ा सा उसमें यदि क्रैक्स हैं तो ये उसको मतलब विस्फोट के साथ जो है मैग्मा बाहर आ जाता है लावा के रूप में और यही ज्वालामुखी विस्फोट इस प्रकार से होता है। फिर हम देखते हैं अर्थक्वेक्स मीन्स भूकंप। एन अर्थक्वेक इज व्हाट हैपेंस व्हेन टू ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ सडनली स्लिप पास्ट ऑन अनदर। भूकंप में क्या होता है कि जो पृथ्वी है उसके जो दो ब्लॉक हैं वो अचानक से स्लिप होने लगते हैं एक दूसरे में और द सरफेस वेयर द स्लिप इज कॉल्ड द फॉल्ट और फॉल्ट प्लेन। द लोकेशन बिलो द अर्थ
surface when the earthquake starts is called the hypocenter, and the location directly above it on the surface of the earth is called epicenter. ऐसी जगह जहाँ पर ये स्लिप होती हैं सरफेस, उसको क्या कहते हैं, फाल्ट और फाल्ट प्लेन। और ऐसी पृथ्वी का जो सरफेस है उसके नीचे का ऐसी जगह जहाँ पर भूकंप स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे की जो सतह होती है वो कहलाती है हाइपोसेंटर, और जस्ट इसके डायरेक्टली ऊपर का हिस्सा है ना, तो उसे कहते हैं एपिसेंटर। Earthquakes are recorded by instruments called seismographs, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ्स कहा जाता है। द मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल इन्वेंटेड बाय चार्ल्स एफ रिक्टर। द मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एम्पलीट्यूड साइज ऑफ द लार्ज सेस्मिक वेव। अब जो जो भूकंप आते हैं इसके परिमाण को नापने के लिए चार्ल्स एफ रिक्टर ने एक स्केल बनाया था जिसे रिक्टर स्केल इनके ही नाम से रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। द मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एम्पलीट्यूड ऑफ लार्ज सेस्मिक वेव। और जो बहुत अधिक भूकंप वाली जो तरंगें आती हैं उनके परिमाण को कैलकुलेट करने के लिए उसके आयाम के आधार पर उसको निर्धारित किया जाता है कि उसके कितनी ज़्यादा उसकी तीव्रता है। अर्थक्वेक्स विथ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 एंड अबाव ऑन द रिक्टर स्केल कैन कॉज डैमेज। रिक्टर स्केल पर यह देखा गया है कि 5 या उससे अधिक परिमाण के जो भूकंप होते हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हम देखते हैं सुनामी। सुनामी वर्ड आपने सभी ने सुना होगा। अ सुनामी इज अ ह्यूज वेव इन द ओशियन दैट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन। सुनामी कहाँ आती है? समुद्रों में। समुद्र की जो सतह होती हैं उनमें जब भूकंप के जब भूकंप होता है तो उसके कारण सुनामी आती है और ये बहुत ही विशाल लहरें होती हैं। It can reach a height of 100 feet. A tsunami can travel even faster than a commercial jet. This powerful wall of water reaches the coast and can cause a lot of damage. इनकी हाइट जो होती है 100 फीट तक हो सकती है और ये एक कमर्शियल जेट से भी ज़्यादा तेज़ इनकी स्पीड होती है। यह इतनी ऊंची पानी की दीवारें होती हैं कि बहुत अधिक तेज़ी से समुद्र तट तक पहुंच जाती हैं और बहुत अधिक नुकसान इनके कारण होता है। This happens when the plates underneath the Earth's surface move so that one slip under another. From deep in the ocean, the energy of the earthquake causes the water level to rise above sea level. Gravity causes the water to spread into the wave that travel to an incredible speed and with amazing power. A tsunami gets bigger as it gets closer to the shore. क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो चट्टानें हैं वो प्लेट्स जो हैं वो इस जैसे कि भूकंप के बारे में हमने बताया कि जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे पर स्लिप हो जाती हैं, है ना। तो उसके कारण समुद्र में नीचे की सतह में क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है और गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये लहरें जो होती हैं बहुत तेज़ गति से ऊपर फैलती हैं और बहुत तेज़ी से नीचे आती हैं। और ये इतनी बड़ी होती हैं कि ये जो उनका तट होता है, समुद्र का जो तट होता है उसमें बहुत तेज़ी से ये फैल जाती हैं और सारा जो भी है वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं।
फिर है थंडर स्टॉर्म्स, हैरिकेन्स एंड टॉर्नेडोज। बवंडर जिसे हम कहते हैं, a thunderstorm is a storm with lightning and thunder। मीन्स ये ऐसा मतलब आंधी और बिजली गरज के साथ इस प्रकार का तूफान जो होता है आता है। अ हैरिकेन इज अ ह्यूज स्टॉर्म। हैरिकेन क्या है? एक बहुत ही विशाल तूफान है। इट कैन बी अप टू 1000 किलोमीटर अक्रॉस एंड हैव स्ट्रॉन्ग विंड्स स्प्रेलिंग इनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स टू स्पीड्स ऑफ 120 to 320 किलोमीटर पर आवर। Each hurricanes usually last for over a week, moving 15 to 30 kilometers per hour over the open oceans। तो जो हैरिकेन्स ये स्टॉर्म है, इसमें बहुत ही विशाल ये होता है और इसकी स्पीड जो होती है वो 1000 किलोमीटर के पास होती है। इसमें हवाएं जो होती हैं वो 120 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऊपर की तरफ हवाएं चलती हैं और ये आमतौर पर प्रत्येक तूफान जो होता है आमतौर पर लगभग 1 हफ्ते तक रहता है और इसमें ये 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये समुद्र के ऊपर रहता है, घूमता रहता है। हैरिकेन्स गैदर हीट एंड एनर्जी थ्रू कांटेक्ट विथ वार्म ओशियन वाटर। और ये समुद्र के गर्म पानी के संपर्क में आकर हीट और एनर्जी है ना उसको इकट्ठा करता है। वेपोरेशन फ्रॉम द सी वाटर increase their power। Hurricanes rotate in counter clockwise direction around an eye in the northern hemisphere and in a clockwise direction in the southern hemisphere। The center of the storm is the calmest part। It has only light winds and fair weather। When they come onto land, heavy rain, strong winds and large waves occurs which can damage buildings, trees and cars। तो जब ये इस प्रकार का तूफान आता है तो इसमें हल्की बारिश होती है और हल्की हवाएं चलती हैं, परंतु जब ये पृथ्वी पर आता है तो बहुत तेज़ बारिश होती है और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और इसके कारण कई बिल्डिंग्स, ट्रीज और कार सभी कुछ डैमेज हो जाता है, सभी कुछ बर्बाद हो जाता है। A tornado is a violent rotating column of air extending from the thunderstorm to the ground। The most violent tornadoes are capable to tremendous destruction with the wind speeds of up to 450 kilometer per hour। So they can destroy large buildings, uproot trees and hurl vehicles hundreds of meters away। ये देखिए ये टॉर्नेडो का है। इसमें क्या होता है, बहुत ही हिंसक टाइप की हवाएं जो है एक तेज गति से चलती हैं पृथ्वी की सतह पर, ग्राउंड में है ना, बहुत तेज विंड, बहुत तेज स्पीड से हवा चलती है और इनकी स्पीड जो है 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलती हैं। इनके कारण कई लार्ज बिल्डिंग समाप्त हो जाती हैं। जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों से पेड़ अलग हो जाते हैं। जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, वो सैकड़ों मीटर दूर तक चले जाते हैं। इतना भयानक ये तूफान होता है। ठीक है, फिर आता है एवलांच। एन एवलांच occurs when a large mass of ice and snow breaks away from the side of a mountain and surges down the mountain slope with tremendous speed and force। इसमें क्या होता है कि ये जो हिमस्खलन कहलाता है, इसमें माउंटेन
पर से बर्फ़ जो है बहुत अधिक मात्रा में टूटकर गिरता है और इसकी जो स्पीड है और इसका जो फोर्स है, गति और इसका बल जो है बहुत अधिक तेज, बहुत ज़्यादा होता है और ये माउंटेन की ऊंचाई से नीचे की तरफ ये गिरता है। तो ये कहलाता है हिमस्खलन, एवेलेंच, है ना। तो ये हमने आज इस चैप्टर में ढेर सारे ये नेचुरल फिनोमिनन्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।